हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज हम लोग पॉलिटी का जो हमारा थर्ड टेस्ट है डे 3 का उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो चैप्टर 7 लक्ष्मीकांत का जो बुक है उससे लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर से। और इसमें जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं वो टिल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स तक ही इंक्लूड किए गए हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। आप पहले सॉल्व कर रहे हैं, फिर इस डिस्कशन को देखें तो आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा इससे। क्योंकि डिस्कशन बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए देखना मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें रिकॉल करते हो। अगर आपसे गलती भी होती है बाद में, अगर उसको डिस्कशन के दौरान सुनते हो और करेक्ट होता है तो वो काफ़ी वो आपके दिमाग में काफ़ी समय तक रिटेन रहता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। The first question is, which of the following statements are correct? First, fundamental rights are inspired from the Constitution of USA. Fundamental rights are second statement है, fundamental rights are meant to protect the ideal of social and economic democracy. तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर मीन्ड टू प्रमोट द आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी DPSP प्रमोट करता है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सेकंड, मिस्टर एक्स है कोई एंड ही इज़ नॉट अलाउड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रैवल अब्रॉड फॉर बिजनेस पर्पस। मिस्टर एक्स वेरी वेल नो दैट ही हैज़ फंडामेंटल राइट टू मूव ऑफ मूवमेंट। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही शुड अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ। तो उसे किस आर्टिकल के अंदर वो अप्रोच करेगा? सरकार ने उसको विदेश जाने से मना कर दिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि आर्टिकल जो 19 है उसमें आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19 है ये सिर्फ इंटरनल मूवमेंट है। मतलब देश के अंदर कहीं भी अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपको कोई रोकता है तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि मेरा राइट जो है आर्टिकल 19 के अंदर वायलेट हो रहा है। लेकिन आप जब फॉरेन ट्रैवल का इशू हो तो ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ठीक है, ये बेसिकली मेनका गांधी एक केस हुआ था, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि ये बोला था कि गवर्नमेंट रिस्ट्रेन नहीं कर सकती है विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न टू ट्रैवल अब्रॉड। तो वो आर्टिकल राइट टू लाइफ के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ ऑन मैटर्स रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रोटेक्शन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड एलियंस। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी प्रिवेंटिव डिटेंशन पर लॉ बना सकती है। देखिए, जब बात आएगा कि ये अब स्टेटमेंट पढ़िए, द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ फॉर रीजन्स कनेक्टेड with defense, foreign affairs and security of India. Next, both parliament as well as the state legislature can concurrently make law of preventive detention for reasons connected with the security of state, the maintenance of public order and the maintenance of supplies and services essential to the community. ठीक है, तो ये तीन चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाइज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटीज़। ठीक है, तो इन जो सब्जेक्ट्स है उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द डिफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो चलिए आप पहले आर्टिकल 12 को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। साथ ही साथ जो लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, वो सब आते हैं। और उसके साथ ही जितने भी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे आपका मतलब PSUs भी हो गए या फिर कोई रेगुलेटरी बॉडी हो गई, ट्रिब्यूनल्स हो गए, तो वो सारे गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। लेकिन कोर्ट नहीं आता है। ठीक है, स्टेट के अंदर कोर्ट का मेंशन नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखिए तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्या है? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, और ये सेंट्रल बैंक है, तो ये भी आएगी गवर्नमेंट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं आएगा, कोई भी कोर्ट आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट के डिफिनेशन में नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उस फर्स्ट स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल लॉज विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स विल बिकम नल एंड वाइड। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 13 यही बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का। Only the Supreme Court has the power to declare a law unconstitutional and invalid on the ground of contravention of any of the fundamental rights। ये गलत है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो स्टेटमेंट वन इज ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। 6 की बात करें, विच फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। चलिए अब हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि आप बस याद रखिए कि फंडामेंटल राइट्स विच आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स वो हैं 15, 16, 19, 21 एंड 30। उसके अलावा जो भी हैं वो सारे राइट्स फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, असेंबली एसोसिएशन 19 में आ जाता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 16 है, और प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्शन, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 15 है। ठीक है, तो ये जो सारे आर्टिकल हैं वो फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा तो जो सारे ऑप्शन हैं उसमें से कोई भी आता ही नहीं है। 15, 15, 16, 19, 21 और 30। ठीक है, इसके अलावे ठीक है बाकी जो है सारे ये जो है प्रोटेक्शन, ये आपका यहाँ आ जाता है प्रोटेक्शन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ये जो है ये आपका 22 आर्टिकल है। ठीक है, और राइट टू एलिमेंट्री ये 21A है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ये आपका इधर आता है 28 में। ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स ये आपका 28, 29 आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका ये तो तीनों जो राइट्स हैं वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, देखिए आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी, उसमें दो चीज़ है। क्या क्या है? एक है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली डिस्क्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट देख लेते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये आपका इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो गया और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये ब्रिटिश ओरिजिन है और ये बोलता है कि कोई भी लॉ है उसके लिए सारे लोग एक समान हैं। ठीक है, तो अगर आप लेट से कि अगर ट्रैफिक रूल वायलेट करने का फ़ाइन है 10,000 रुपीज़, अगर कोई वायलेट करता है चाहे वो गरीब हो या अमीर हो तो वो सबको 10,000 रुपये फ़ाइन देना है। ठीक है, ये इक्वालिटी है, मतलब लॉ के लिए सारे लोग इक्वल हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है जो सेकेंड फ्रेज है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिकन कंसेप्ट है और ये बोलता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब कि सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर लोगों के साथ सेम लॉ लगेगा। ठीक है, इट स्टेट्स द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ। ठीक है, अब अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रहा, ठीक है, तो उसमें है कि अब गरीब और अमीर तो बराबर है नहीं। एक जो अमीर है वो उसके लिए 10,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग थिंग, but for a poor person 10,000 rupees is a big thing. So if there is equal protection of law, then what will happen that the fine for traffic rule violation will get considerably reduced for the poor person. So there would be a difference.
ठीक है। तो सिमिलरली आप एग्जांपल ले सकते हैं टैक्स का, इनकम टैक्स का। सो द रिच पीपल हैव टू पे मोर टैक्सेस, पुअर पीपल हैव टू पे आइदर नो टैक्स और वेरी लेस टैक्स। तो दिस इज अंडर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो इक्विटी प्रमोट करता है रादर देन इक्वालिटी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एक इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। तो ये है इक्वालिटी, ठीक है। सारे लोग, मतलब सारे लोग के लिए सिचुएशन सेम है, छोटा हो या बड़ा, सारे लोग के लिए जो सर्कमस्टांसेस है, जो भी रूल्स है वो सेम है, ठीक है। लेकिन जो इक्विटी होता है उसमें जो नीचे है उसको हम लोग सपोर्ट देते हैं कि नहीं, मतलब ही नीड्स सर्टेन सपोर्ट टू टू ग्रो प्रॉपरली। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये बच्चा छोटा है तो इसको हमने सपोर्ट दे दिया, ये इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है तो इसे सपोर्ट दे दिया, ये बड़ा है, ये आराम से मैच देख रहा है तो इसे सपोर्ट नहीं दिया, ठीक है। तो ये है इक्वालिटी, सबको सेम सपोर्ट दिया है, ठीक है। तो ये फिर भी नहीं देख पा रहा है, ये दोनों तो देख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये होता है इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी। जो रिजर्वेशन है, जो हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन है वो एक तरह से इक्विटी पर फोकस करता है, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी पर फोकस करता है, और ये जो है आपका सॉरी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ इक्वालिटी पर फोकस करता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो इक्विटी पर फोकस करता है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, ये बेसिकली इक्वालिटी बिफोर द लॉ का ये स्टेटमेंट है। द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट, ये भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सॉरी, ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ का है। द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, तो सिमिलरली, तो जो लोग सिमिलर सर्कमस्टांसेस में हैं उनके साथ सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा, तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये दोनों क्या आ जाएगा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द लॉ मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे आर वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। ये स्टेटमेंट गलत है, चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जब हम एमसीक्यू करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल राइट्स। तो बिल्कुल ही चैलेंज हो सकता है। एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स ऑफ, सेकेंड स्टेटमेंट है, एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स ऑफ अदर कंट्रीज इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल प्रोसीडिंग्स ओनली। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से भी उनको इम्यूनिटी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ मीन्स एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इक्वालिटी अभी जो मैंने डिस्कस किया था, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ दोनों सेम ही है, मतलब ये दोनों ब्रिटिश कंसेप्ट है, और रूल ऑफ लॉ इज द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। द प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल जो 17 है वो अनटचेबिलिटी से डील करता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट डिफाइंस द टर्म अनटचेबिलिटी, गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी का कहीं भी डिफिनीशन नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा। द राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका ये मतलब है कि देखिए, कुछ फंडामेंटल राइट्स वो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स इसके अगेंस्ट हैं, इंडिविजुअल के अगेंस्ट। लेट्स से कि अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो आप कोर्ट जाकर के ये बोल सकते हैं कि दिस पर दैट पर्सन इज प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी एंड ही इज लायबल टू बी पनिश्ड, ठीक है। अब मान लिया कि लेट्स से राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो यू कैन मूव टू कोर्ट, बिकॉज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू इनरोल दैट चाइल्ड इन ए स्कूल। तब कोर्ट जा सकते हैं और गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि नहीं, आप, इसका राइट है एजुकेट होना, सो यू हैव टू अरेंज फॉर इट, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही। होप आप लोग को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर जो हमारा डिस्कशन चैनल है उस पर आप पोस्ट कर दीजिए या फिर ट्विटर हैंडल पर कमेंट कर दीजिए। सो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स एज अर्ली एज possible. So thanks for watching this video. Have a nice day.